बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन 3 या 4 दिन पहले हमास ने एक बड़ा अजीबोगरीब पत्ता फेंका। उन्होंने वो काम किया कि आज इसराइल की सारी अवाम सड़कों पर निकली है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हमने नेतन्याहू को नहीं छोड़ना। ये हुआ क्या था? चंद दिन पहले हमास के तर्जुमान आए, उन्होंने आकर कहा कि देखिए, हम लोग आपके कैदी छोड़ना चाहते हैं, हम रिहा करने को तैयार हैं। आपके चाहे 200 हैं, 300 हैं, हम बदले में चाह रहे हैं कि हमारे भी कैदी रिहा हों। और आपकी हुकूमत है जो नेतन्याहू, ये सारा कुछ है, ये असल में चाह रहे हैं कि उन कैदियों के ऊपर स्ट्राइक करें, उनको मार दें। इनको कोई परवाह नहीं है, हम तैयार हैं, इनको कहीं ये छुड़ा लें। हमने बदले में सिर्फ बात ये की है कि आप बमबारी रोके औरतों के ऊपर, और हमने कुछ डिमांड ये की थी कि हमारे कैदी छोड़ो, और उनमें औरतें और बच्चों की बात की थी। लेकिन इन लोगों ने बात नहीं मानी। तो आप इनके ऊपर प्रेशर डालें कि आप लोग इस जंग में जो कूदे हैं, इस जंग के अंदर आप लोग कूदे हैं, आपसे मामला तय नहीं हो रहा, लिहाजा आप अपने अवाम जो निकले और जाकर उनको कहे कि हमारे कैदी लेकर आए। अब हुआ ये है कि ये मिसाल के तौर पर जनाजा देखिए, ये लास्ट मोमेंट है, ये इसराइल ने खुद ही स्ट्राइक किया और उन्हीं के स्ट्राइक से उनके अपने फौजी मारे गए। आज हुआ बड़ा अजीबोगरीब काम है। अब अवाम इजराइल के अंदर सड़कों पर निकल गई, यरूशलेम में और हर जगह पर। उन्होंने कहा कि हमने नेतन्याहू को नहीं छोड़ना, और कहा है कि इमीडिएटली जाओ, हमारे से बातचीत करो, हमारे कैदियों को लेकर आओ। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। अवाम आ गई सड़कों के ऊपर, और ये पत्ता जो फेंका था वो हमास की जानिब से फेंका गया था। आपने कभी जिंदगी में सोचा था कि कभी ऐसा होगा कि इनके लीडर उठेंगे, कोई एक बयान देगा और इसराइल के अंदर लोग सड़कों पर आ जाएंगे उस बंदे की कॉल के ऊपर जिसको अपना दुश्मन और दहशतगर्द कहते हैं, यानी हमास को दहशतगर्द कहते हैं। वो कहते हैं जी ये दहशतगर्द है, और उसने कहा कि हम तो कैदी छोड़ने के लिए तैयार है, ये तुम्हारी हुकूमत ही नहीं चाहती। अब अवाम निकल रही सड़कों पर। उनमें जो लोग थे वो ज़्यादातर वो लोग थे जिनकी फैमिलियों को अगवा किया हुआ है, जिनको लेकर जाया गया, जिनको रखा हुआ है। अब वो आकर इतनी बड़ी तादाद में है तो उनमें सियासतदान भी शामिल हो गए, उनमें और लोग भी शामिल हो गए, हर तरह के लोग। और वो अपनी हुकूमत के शदीद खिलाफ हैं कि तुम लोग ना अहल हो, ना फौज रिकवर करा सकी बंदों को, ना हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ करवा सकी, और नेतन्याहू इस जंग के अंदर अवाम को मरवा रहा है। और ये एयर स्ट्राइक अगर इन्होंने ऑलरेडी इतने करके अपने बंदे मारे, और जो बच गए हैं उनके ऊपर भी एयर स्ट्राइक करके बंदे मार दिए, तो पीछे हमारा कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि आज 40 से 42 दिन हो गया ये उनको रिहा करवाने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा जाओ, जाकर उनसे बातचीत करो, उनसे डील करो, उनसे मामला तय करो, ये सारी चीजें करो। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो उतरो कुर्सी से, तुम्हारी औकात नहीं है इस सारे मामलात के अंदर आगे बढ़ने की। अब आप जरा अंदाजा कर लें कि पहली मर्तबा इतनी खतरनाक इनकी पोजीशन हो गई है, इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है कि जिसका अंदाजा हम लोग लगा नहीं सकते। अब आप सोचें कि इजराइल के अंदर पहली मर्तबा हमास के कहने पर आप सोचें लोग निकले हैं और अपने हुक्मरानों का गिरेबान पकड़े हैं कि जाओ, जाकर उनसे बातचीत करो। अब आप सोचिए जरा, इस वक्त इसराइल में पैनिक मचा हुआ है। पैनिक ये मचा है, प्रॉब्लम सारी ये है कि इसराइल से इस दफ़ा हो गया है मिसकैलकुलेट। उनको ये पता नहीं था कि हमारी लड़ाई इनके साथ इस लेवल पर हो जाएगी। ये सोच रहे थे कि असल में लड़ाई होगी, हम इनको मारेंगे, हम इनको डराएंगे, ये तबाह हो जाएंगे। देखिए, गजा के अंदर लोगों ने हमास को वोट दिया था, उन्होंने हुकूमत ली थी, हुकूमत वो कर रहे थे, उनकी पार्लियामेंट थी, उनके लोग थे वहाँ पर। उन्होंने काम ये किया कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको उन्होंने क्या काम किया हुआ था, यानी आप अंदाज़ा कर लें कि बहुत सारे लोग हैं, उनके घर का किराया, उनके लोगों को जितना हो सकता था वो कर रहे थे। तो लोग उनके खिलाफ नहीं हैं, बड़ी उनकी मुखबरी करवाने की कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं। अब आप सोचिए ज़रा, इसराइल के लिए इतनी ख़तरनाक सिचुएशन है कि वहाँ पर आज उनकी फ़ौज के बाहर, उनकी मिलिट्री के बाहर, उनके यानी वज़ीर आज़म के घर का गिराव कर रहे हैं कि तुम नाहल हो, जाओ, जाकर तुम क्यों डील नहीं करे। अब कल परसों जो डील फाइनलाइज ऑलमोस्ट हो गई थी कि कतर और मिस्र ने डील फाइनलाइज करवा दी कि 100 कैदी रिहा होंगे। नेतन्याहू ने खुद आकर कहा कि जी हो गई है, और उसके बाद आप ये देखिए कि बाइडेन ने भी कहा हो गई है, लेकिन ऐन मौके के ऊपर उन्होंने डील तोड़ दी। उनको सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर ये डील हो जाती है तो हमारी कमजोरी होगी, तारीख में हम नाअहल निकम्मे के तौर पर जाने जाएंगे, दोबारा हमारी वो दहशत नहीं रहेगी।
यानी हम दुनिया को ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दों को कह रहे हैं अच्छा तुम दहशतगर्दों से डील कर रहे हो, इसका ये मतलब है कि 40 दिन तुम्हारी फौज ना काम रही, तुम्हारी एयरफोर्स ना काम रही, क्योंकि कल को जब ये असला बेचेंगे जासूसी का और चीज़ें और कहेंगे कि देखो यहाँ अगर तुम्हारा दुश्मन हो तो ये जासूसी के हालात है, तुम पता चला सकते हो, तो वो कहेंगे अच्छा ये बात है, तो तुम्हारे अंदर घुसे इसराइल में घुसे लोग हमास के 7 अक्टूबर को और तुम्हारे लोगों को उठाया और ले गए और 40-45 दिन उन्होंने अपने पास रखा और तुम उनको रिकवर नहीं करा सके, तुम्हारे सारे जासूसी के हालात फेल हो गए, तुम्हारे सारे लोग बर्बाद हो गए, फेल हो गए, उनमें से किसी का कोई काम नहीं कर पाया, तुम्हारी इंटेलिजेंस फेल होगी। कल को आप बताइए कि इनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के ऊपर भरोसा कौन करेगा? तो उन्होंने कहा कि कल को अगर तुम ये काम करोगे, हमें बेचोगे, तुम खुद क्यों नहीं रिहा करवा सके, अपने बंदे तुम्हारे साथ रिहा नहीं करवा सके, तो कोई दूसरा यूरोप अमेरिका या फलाना किसी जगह जाकर या भारत तुम लोग जाकर ये चीज़ें बेचोगे अपने मुल्क के साथ या अपने एरिया में, तो तुम लोगों से अपने बंदे रिहा नहीं हुए, वो तो तुमने डील करके फाइनलाइज करवाए, तो ये काम तुमसे हुआ नहीं है और तुम हमें हालात बेचने आ रहे हो। और दूसरा सबसे बड़ी बात, अब आप सोचिए ज़रा, मुसाद बहुत सारे ममालिक को इंटेलिजेंस मालूमात देती है पैसे के बस, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा आप हमें ये बताएं, तो वो दुनिया में इनकी क्या इमेज रह जाएगी? कल को जब ये पूछेंगे इनसे कि अच्छा तुम एक बात बताओ कि तुम्हारे मुल्क के अंदर अपनी इंटेलिजेंस तुम्हारी क्या कर रही थी, झक मार रही थी, तुम्हें 7 अक्टूबर का पता नहीं था, अच्छा तुम्हें यह भी नहीं पता कि कैदी कहाँ पर हैं, कहाँ पर मामला है। अब आप सोचिए ज़रा, इसराइल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बुरी तरह उनकी सिक्योरिटी बेनकाब होगी कि उन्हीं की आवाम सड़कों पर निकल आई है कि जाओ हमारे से माफ़ी मांगो, उनसे मामला तय करो और तय करने के बाद हमारे कैदी लेकर आओ। यानी ये तो आपने तारीख में कभी देखा ही नहीं है। माजी में अवाम निकली थी, निकली इसलिए थी तो वो कह रहे थे कि इनको मारो। अब वो कह रहे हैं कि फौज तो नाकाम है, पुलिस नाकाम है, एयरफोर्स नाकाम है, ड्रोन्स नाकाम है, तुम्हारे खुद टैंक्स तबाह हो रहे हैं, फौज तुम्हारी नाकाम है। बीबीसी ने यहाँ तक इनको कहा कि ड्रामेबाजी कर रहे हैं और बीबीसी के साथ साथ सीएनएन में भी अब कह दिया है कि वहाँ पर इन्होंने जो वेपन्स है वो खुद रखे हुए थे। और यहाँ पर ये भी सूरत हाल पैदा होगी, दुनिया ने कभी ये मामला तो आपने चीज़ सोची थी? अब वो इनको कह रहे हैं कि जाओ जाकर उनसे मामला तय करके हमारे बंदे लेकर आओ। अब यहाँ दो सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब है। देखिए, इस तरह तो फिलहाल कैदी नहीं आने वाले, ये तो आप जहन में रखिएगा कि यानी ये समझिए कि हम जाएंगे उनसे लेकर आ जाएंगे। अगर इनके ये जो कैदी है ये किसी भी वजह से अगर हम देखते हैं कि ये स्ट्राइक में सारे मारे जाते हैं, तो आप बताइए कि उसके बाद इसराइल के अंदर क्या होगा? वो कहेंगे कि तुम लोगों को डील का मौका मिला था, अगले कह रहे थे डील करो तो तुम इनके बच्चे मार रहे थे। अब इन्होंने इस सारी सूरत हाल में बचने का जो काम है वो कोई भी नहीं, इनके पास पॉलिसी नहीं है। इनको ये समझ नहीं आ रही कि हम लोगों का जो मामला है वो कैसे डील करें। अवाम हमारी सड़कों पर है, दुनिया भर के अंदर लोग सड़कों पर है, सब हमारे खिलाफ है, सब हमें गालियां दे रहे हैं और हमसे चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही, तो हम बताएं क्या करें। ये एक तर्ज का सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर ये डील कर लेते हैं तो उसके बाद इनको जंग रोकना पड़ेगी, फिर एहतजाज। इनको प्रॉब्लम ये है कि अगर ये हमने कर लिया सारी जिंदगी की बेइज्जती होगी और उसके बाद अवाम और सारे हम पर दबाव फिर मजीद डालेंगे। जैसे मोदी के ऊपर किसानों वाला दबाव आया था तो एक दफ़ा उसने मान लिया और बाकी भी अब आ रहे हैं। तो ये असल में उनको कह रहे हैं कि अगर ये काम हो गया तो उसके बाद इनके लिए भी प्रॉब्लम होगी, फिर दोबारा वो आकर कहेंगे कि जंग बंदी रोको, फिर दुनिया के अंदर ये मामला तय हो जाएगा। आप ये सोचिए, इसराइल के अंदर ये जो लोग आते हैं इनमें से अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिनके पास है इसराइल की नेशनैलिटी, साथ अमेरिका की भी है, लेकिन वो आते कोई 15 दिन के लिए, कोई महीने के लिए, कोई अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए। कोई बूढ़ा हो गया बहुत ज़्यादा तो वो कह रहा है कि चलो मरना है मैंने तो इधर जाकर मरो। इनके जर्नैल, इनके ब्रिगेडियर्स, मुसाद के लोग, वो सबको को अगवा करके वो ले गए हैं और वो पूछ रहे हैं कि तुम्हारी सिक्योरिटी कहाँ पर थी। लोग इनसे कह रहे हैं कि तुमसे काम नहीं हो पा रहा, अपने जर्नैल तुम नहीं बचा रहे। देखिए, वहाँ के जो जर्नैल होते हैं वो कोई आम लोग नहीं होते, वो चुनकर उन्हें टॉप पोजीशन पर रखे होते हैं। अगर आप घरों में घुसकर किसी के यानी इन लोगों के जर्नैलों को, इन लोगों को ले जाएं तो आप बताइए कि वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी। फिर वहाँ के लोगों को ले जाएं। और एक और सबसे बड़ी बात जो इनको परेशान किए हुए है कि चले हम डील को फाइनलाइज करवा भी लेते हैं, बाहर आकर वो जब ये बताएंगे कि हमें सारी जिंदगी बताया गया था कि हमास तो ऐसे हैं वैसे हैं, हमें तो एक आइडिया दिया गया था, वहां पर उन्होंने हमारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, वहां पर उन्होंने हमारे खिलाफ कोई बातचीत नहीं की,
वहां पर उन्होंने हमें खाना दिया, अच्छा रखा, अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया और हमारे साथ सलूक अच्छा किया। जो पहले कैदी आए थे उन्होंने आकर बताया ना कि हमें तो बड़ा अच्छा रखा था, तो दुनिया को वो कहानियां जानने का मौका मिलेगा। अब मसला ये है कि उनमें से बहुत सारे तो रशियंस हैं जो रशिया की नेशनैलिटी भी रखते हैं और इसराइल की भी है, कुछ उनमें बरतानिया के भी हैं, कुछ उनमें अमेरिका के भी हैं। तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि वो सारे के सारे इस खालिसतन इसराइली नेशनैलिटी रखने वाले लोग हैं। उनको वो कल को कैसे मैनेज करेंगे जब वो अमेरिकी मीडिया पर जाएंगे, जब वो राइटर से बात करेंगे, आरटी से बात करेंगे, जब वो दुनिया भर में। अब आप सोचिए ज़रा कि जो रशियंस हैं उनको जब वो लेकर जाते हैं और वहाँ पर जाकर इंटरव्यूज़ करेंगे तो बताएंगे कि हमास तो उन्होंने तो हमारे साथ बुरा सलूक नहीं किया, वो तो बड़ा अच्छा था, निगाह भी नहीं दौड़ाते थे। और ये याद है आपको इवान रेडली गई थी, वो ब्रिटिश जर्नलिस्ट, जब इवान रेडली गई थी वो तो अफगान तालिबान के खिलाफ लिखने गई थी। जब उसको वहाँ पर पकड़ लिया उन्होंने तो उसने आकर पूरी एक किताब लिखी। उसने कहा कि ये लोग तो मेरी तो निगाह उठाकर भी नहीं देखते थे, मुझे कुरान पढ़ने के लिए दिया, मुझे सारी चीज़ें दी और फिर उसके बाद मुझे छोड़ा और इतना मुतासिर किया कि मैंने कुरान मजीद को पढ़ा और मैंने फिर इस्लाम कबूल कर लिया। यानी ये ऐसी सूरत हाल थी कि जो वहाँ पर ये मामला हुआ, इनको परेशानी है कि अब अगर हम ये काम करते हैं तो वो स्टोरीज बाहर आएंगी। तो हमने तो दुनिया के अंदर परसेप्शन बनाया ये कि ये तो बड़े खतरनाक है। सवाल यहाँ पर फिर ये होता है, फिर लोग कंपैरिजन करेंगे, फिर लोग बातचीत करेंगे, फिर लोग पूछेंगे कि अच्छा अगर ये बात है तो इसराइल फिर आम लोगों को क्यों मार रहा है। कभी फ़लस्तीन के जो कैदी हैं, जो इसराइल की फौज ने कैद किए हैं, उनकी जेलों से आने वालों ने कभी भी नहीं कहा कि हमारे साथ इसराइल ने सलूक किया। अच्छा हाँ, एक स्कैंडल जरूर आया था कि वहाँ की फीमेल ऑफिसर ने फ़लस्तीनी मर्दों को इस्तेमाल किया जिस्मानी ताल्लुक के लिए, और उन्होंने कहा कि एक ऐसा स्कैंडल सामने आया कि एक फ़लस्तीनी था और जेल में था और बड़ा खूबसूरत था, तो उसके ऊपर जो औरतें कैद थी, फीमेल जो सोल्जर्स थी, वो 5-6 खवातीन थी और उसने उनको मजबूर किया कि हमारे साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम करो। उसने कायम किया और बाद में इन्होंने काम ये किया कि बैन कर दिया कि आज के बाद किसी जगह पर मेल, अगर कोई मेल होगा तो मेल ही उसके ऊपर पुलिस वाला होगा, फौजी होगा। लेकिन इसराइल के अंदर ये भी प्रॉब्लम है कि मेल है तो मेल खूबसूरत को देख के भी बड़ा, यानी आप समझ क्या अट्रैक्ट होते हैं। इनके लिए मसाइल ही मसाइल है। अब वो भी एक स्कैंडल था। अब सवाल यहाँ पर ये है कि कैसे मैनेज करें। कभी किसी फ़लस्तीनी ने तो आकर नहीं कहा कि भाई ये ऐसे है वे वैसे, वो तो हमेशा आकर कहते हैं कि इन्होंने हमारे साथ बुरा किया है और इनकी तरफ से जो आते हैं वो कहते हैं अच्छा किया। तो फिर दुनिया के अंदर जो प्रोपेगेंडा इन्होंने फैलाया हुआ है वो तो बुरी तरह बेनकाब हो रहा है। अब यही वो फैसला है कि जिसकी वजह से नेतन्याहू के खिलाफ अवाम इतनी सड़कों पर है, उनकी फौज के खिलाफ भी है। अब आप सोचिए जरा, इसका ये मतलब है कि जो आज से 10, 15, 20 साल पहले जो नैरेटिव होता था वो बिक नहीं रहा। अगर इजराइल की अवाम हमास के कहने के ऊपर सड़कों पर आ गई है और अपनी हुकूमत से कह रही कि उनसे डील करे और उनसे मामला तय करे और कैदियों को हमारे लेकर आए और एहतजाज करे और कह रहे हैं कि तुम ना हिलो, तुम ये कर नहीं पाए, तो इसका ये मतलब है कि सोशल मीडिया से लेकर हर चीज जो इनके कंट्रोल से बाहर हो चली है। अब आप सोचें, इसराइल वो मुल्क है जो दुनिया में टॉप लेवल पर स्ट्रेटजीज बनाने में है, जो बताता है कि हमने लोगों के दिमागों के साथ कैसे खेलना है, लोगों की चीजों के साथ कैसे खेलना, उनके जहनों के साथ कैसे खेलना है। वो पहले पूरा नैरेटिव बनाते हैं, लोगों के जहन तैयार करते हैं, फिर ये चीजें होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब लोग बेवकूफ बनने को तैयार नहीं। अगर होते तो आज अवाम काफी दिनों से सड़कों पर थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं थी कि अगर आपको वो कह रहे हैं कि डील करो, क्योंकि वो बड़ा खुश हो गए थे पिछले दिनों। आज से 2-3 दिन पहले जब खबर हुई, इन्होंने कंफर्मेशन दे दी, नेतन्याहू ने भी कहा मामला तय कर रहे हैं जी, वो डील फाइनल। हमास ने कहा भाई हम तैयार है, और एक टाइम पर तो उन्होंने सिर्फ ये ऑफर भी कर दी थी, खाली ये भी ऑफर कर दी थी कि 5 दिन जंगबंदी कर दो। और लास्ट खबर आई थी, लेकिन जिसकी तरफ से कोई अभी कंफर्मेशन नहीं हुई, इसीलिए उसके बारे में हतमी नहीं कहा जा सकता, कि वो यहां तक भी तैयार हो गए थे कि आप सिर्फ 3 दिन के लिए जंगबंदी करो। 5 का तो उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन 3 की खबर आई, लेकिन वो कंफर्मेशन नहीं हुई। चलो ये भी समझ रहे कि अगर उन्होंने 3 दिन का कहा तो ये 3 दिन आप बंद कर देना, लेकिन दुनिया इनको कहेगी अच्छा तुम हार गए हो, और दुनिया इनको कहेगी अच्छा बंद हुई है जंग तो बंद रहने दो। तो अब आप सोचिए जरा, इस सारी सूरत हाल में इनकी नाकामी ही नाकामी हो रही है, कामयाबी का तो दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। यही वो वजह है, यही वो चीज़ है, यही वो सारे मामला था कि ये लोग परेशान बैठे हुए हैं
और इनको अब तक इस बात का इदराक नहीं हो पाया कि हमने इतनी बड़ी अपनी तबाही कर ली और हमें पता तक नहीं चला कि अब हम इनका मुकाबला कैसे करें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।